ये देखिएगा जो आपका मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं पेज नंबर 4.22 पे। तो यहाँ पर आपको जो है कुछ चीज़ें दे रखी है। ड्राफ्ट पीनल अकाउंट दे रखा है मुद्रा लिमिटेड का 31 मार्च 21 का। तो यहाँ ब्रॉड डाउन आ रहा है जी, और यहाँ कैरिड डाउन आ रहा है। ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन, ब्रॉड डाउन कैरिड डाउन। तो ब्रॉड डाउन मैंने कभी देखा नहीं है पीएनएल का बैलेंस आए। आपने देखा है कभी ब्रॉड डाउन आ रहा है? यानी पिछली बार का जितना ही प्रॉफिट का बैलेंस बचा था पीएनएल अकाउंट में वो भी आ गया है, और ये कैरिड डाउन बैलेंस आ रहा है। फिर यहाँ पर कुछ रिजर्व अकाउंट में पैसा डाल दिया, वो भी आ रहा है यहाँ पे। तो आपको देखना पड़ेगा कि जो रिजर्व का पैसा डाला है वो आप हटाएं। आपको पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखना पड़ेगा, उससे आप एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल सकते हैं। और एडजस्टेड प्रॉफिट का 11% जो है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन होती है, ये आपने यहाँ पर देखा है। एडजस्टेड प्रॉफिट का 11% आप देखते हैं। रिजर्व वगैरह माइनस पीएनएल से नहीं होते, पीएनएल के बाद रिजर्व में पैसा जाता है। डेप्रिसिएशन भी जो है वो शेड्यूल 2 का अलाउ होगा, नॉर्मल का अलाउ नहीं होएगा। और प्रोविजन फॉर टैक्स भी डेफिनेटली आप ऐड करेंगे। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पहले से अगर माइनस करी हुई है तो उसे ऐड करेंगे, क्योंकि वो तो निकालनी है ना। ठीक है जी। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं। एक काम करते हैं, ओरली करते हैं, थोड़ा सा ओरली काम करते हैं। इसमें 14,20,185 है। मेरे साथ आप करिएगा। 14,20,185 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 5,72,350। 14,20,185 से माइनस कर रहा हूँ 5,72,350, तो आ गया 8,47,835। जनरल रिजर्व में जो पैसा गया है वो पीएनएल के बैलेंस के बाद जाता है। इन्होंने पहले ही माइनस कर दिया, तो उसको ऐड बैक कर दो 4 लाख रुपीज़, तो आ गया 12,47,835। ठीक है जी। इसमें 12,500 ऐड कर दो, ये इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूएशन रिजर्व है। ठीक है ना, इसको भी ऐड कर दो। तो आपके पास आ जाएगा 12,60,335। ये आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें टैक्स का पोर्शन डालो जो प्रोविज़न है, जो कि यहाँ आ रहा है 12,42,500। तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। $25 लाख। इसमें आपने जो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑलरेडी डाली हुई है 285,350, उसे आप ऐड करेंगे। डेप्रिसिएशन आपने ऑलरेडी डाला हुआ है, वो है 5,22,543। क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है वो शेड्यूल 2 के हिसाब से निकालना है। जैसे शेड्यूल 3 में फॉर्मेट गिवन है ना बैलेंस शीट पीएनएल का, वैसे शेड्यूल 2 में डेप्रिसिएशन का दे रखा है। कैसे निकालते हैं? 5,75,345 ये आप माइनस कर रहे हैं। और क्या करेंगे आप? इतना ही करेंगे जी। एक बार इतना ही कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो 25,02,835 में मैं ऐड कर रहा हूँ 285,350 प्लस कर रहा हूँ 522,543 माइनस कर रहा हूँ 575,345। तो ये आ रहा है कहीं ना कहीं 27,35,383। 27,35,383 इन्होंने अलग तरीके से निकाला है, मैंने अलग तरीके से निकाला है जी। मैंने पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि इसमें सीधा सीधा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन नहीं था। करेक्ट। उसके बाद टैक्स ऐड करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन पहले से डेबिटेड है तो ऐड कर दिया। रिजर्व वगैरह का पोर्शन तो मैं पहले ही एडजस्ट कर चुका हूँ। डेप्रिसिएशन शेड्यूल 2 का माइनस करा, पहले वाला ऐड कर दिया, तो आपके पास आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। इस एडजस्टेड प्रॉफिट का आप जो है टोटल 11% जो है सभी को मिलाकर जो है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दे सकते हैं पब्लिक कंपनी में। प्राइवेट में कोई लिमिट नहीं है। यहाँ तक की बात क्लियर है जी?
इसका इसका 11% निकलेगा 3,08,92। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा भैया छोड़ो, हम नेट प्रॉफिट से स्टार्ट नहीं करते, हम सीधा देखते हैं जो ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है, बैलेंस फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ गिवन है, तो ग्रॉस प्रॉफिट से सीधा ही स्टार्ट करते हैं, उसमें सब्सिडीज़ वगैरह जो इनकम हुई है वो ऐड करते हैं, और जो खर्चे अलाउड हैं वो माइनस करते हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस, इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन जो शेड्यूल 2 का है वो डायरेक्टली वही माइनस करते हैं, तो भी आपके पास प्रॉफिट आएगा एज पर सेक्शन 198। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2। बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट गिवन है, पूरी बैलेंस शीट नहीं है, जिसमें ऑथराइज्ड कैपिटल है, कुछ इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, और कुछ शेयर सस्पेंस अकाउंट में भी पैसा डाल रखा है। रिजर्व एंड सरप्लस हैं, कैपिटल रिजर्व हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है, डिबेंचर हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स हैं, करंट लाइबिलिटीज़ हैं, एसेट में इन्वेस्टमेंट है। शेयर सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन शेयर्स, अलॉटमेंट उसका भी नहीं हुआ है। आपको इफेक्टिव कैपिटल निकालनी है जी। इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर अगर आप देखना चाहते हैं तो भी देख सकते हैं, आपको यहाँ एज्यूम करना है कि ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। अच्छा, अगर ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तब आपका आंसर क्या होगा, और नहीं है तब क्या होगा? तो भैया इफेक्टिव कैपिटल का मतलब क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म डेट। तो यहाँ पर क्या आप मेरे साथ ऐड करेंगे? इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, मैं यहाँ पर देखकर लिखता हूँ, इफेक्टिव कैपिटल, इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर भी जो है आप रेमुनरेशन दे सकते हैं। तो यह है इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख, डेफिनेटली इशूड आएगी जी। ऑथराइज का मैं क्या करूँगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अच्छा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 15 लाख, अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 96 लाख। शेयर सस्पेंस अकाउंट है, वो तो अलॉटमेंट अभी हुई नहीं है तो उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। रिजर्व है, रिजर्व आएंगे बट रियलाइज्ड इन कैश आएंगे, इसमें से 1.5 लाख जो है वो रियलाइज्ड इन कैश नहीं है, तो जो कैपिटल रिजर्व है वो 45,000 का ही आएगा। 45,000 का आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा 50,000, इफेक्टिव कैपिटल में सब कुछ आएगा जी। आपके डिबेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म डेट हैं 65 लाख के, वो भी आएगा। उसके बाद आपकी पब्लिक डिपॉजिट है 3,70,000 की, वो भी आएगी। यानी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म डेट 3,70,000। यहाँ तक बात क्लियर है जी। कैश क्रेडिट लोन फ्रॉम SBI शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं आते हैं, करंट लाइबिलिटीज़ नहीं आती है। कहाँ लिखवाया हुआ है जी आपने? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड करंट लाइबिलिटीज़ नॉट इंक्लूडेड। वहाँ थियोरेटिकल पढ़ा है, यहाँ प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं। और जो इन्वेस्टमेंट अगर आपने कहीं करी हुई है तो वो पैसा तो आपने सीधा सीधा कहीं पे लगा दिया है, तो उस इन्वेस्टमेंट के पैसे को माइनस कर दीजिए। बट अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो माइनस मत करिए। और सिमिलरली जो है आपका P&L का कुछ डेबिट बैलेंस है, यहाँ पर आप देखिएगा P&L का डेबिट बैलेंस है, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है, P&L का डेबिट आ रहा है, तो उसे एडजस्ट कर दीजिए ना। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस यहाँ बना रहे हो, रिजर्व एंड सरप्लस डाल रहे हो, इसमें 15,25,000 माइनस भी कर दीजिए ना जी, नेगेटिव बैलेंस आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी 75 लाख, ठीक है जी। और ये है P&L का डेबिट बैलेंस। अब यहाँ पर आप देखिएगा जो हमने करा है वही इन्होंने करा है, नहीं करा। 15 लाख, 96 लाख, 45,000, 50,000, 65 लाख, 3,75,000। इसमें से आप इन्वेस्टमेंट माइनस कर रहे हैं, 75 लाख की P&L का डेबिट बैलेंस माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वो रिजर्व एंड सरप्लस में आना चाहिए था। या तो यहाँ पर माइनस करके साथ में लिख दो, या अलग से यहाँ दिखा दो, तो ये आपकी इफेक्टिव कैपिटल आ गई। हाँ, तो ये आप माइनस कर दीजिए और A माइनस B जो है आपका इफेक्टिव कैपिटल आ गई। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनी है फिर तो उसका काम इन्वेस्टमेंट करना है ही, तो उस केस में जो इफेक्टिव कैपिटल है जो कंपनी के लिए लगी है वो इतनी ही लगी है, उसमें से आप माइनस नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट का अमाउंट।
यहाँ की माइनस करा क्योंकि भैया हम देख रहे हैं कि एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी और इसने कुछ पैसा 75 लाख तो इसने कहीं और लगा दिया, तो खुद के लिए नहीं लगाया। पर इन्वेस्टमेंट कंपनी का काम ही दूसरी जगह लगाना है, तो वो उसकी इफेक्टिव कैपिटल में आएगा। बट नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी की इफेक्टिव कैपिटल में जो उसने पैसा कहीं और लगाया वो नहीं आएगा। इससे क्या होगा सर, इससे आपको सिर्फ इफेक्टिव कैपिटल पूछा था। इफेक्टिव कैपिटल के बाद अगर पूछें कि कितना दे सकते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे इफेक्टिव कैपिटल कितनी है। दोनों ही केस में जो है, एक में तो है 90 लाख रुपीज़, तो ये आपका 5 करोड़ से कम है, और दूसरे में 5 करोड़ से कम है, तो 60 लाख जो है मैक्सिमम मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आप दे सकते हैं। ये आपका था इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 की। ये एक नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है और इसको लॉसेज हो रहे हैं, इसीलिए ये इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर देखना चाहते हैं कि कितना ये रेम्यूनरेशन दे सकते हैं। पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं इफेक्टिव कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रीवैल्यूएशन रिजर्व माइनस कर दीजिए, तो 140 आएगा। मेरे साथ ऐड करते जाइए। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, लॉन्ग टर्म लोन्स, डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर 1 ईयर, लॉन्ग टर्म, एप्लीकेशन मनी नहीं आएगा जी। तो ये जो आपके एक्यूमुलेटेड लॉसेज हैं इसे आप माइनस करेंगे, और आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है तो वो आपने अपने लिए नहीं लगाई, उसे भी माइनस करेंगे। तो क्या आप मेरे साथ कैलकुलेट कर सकते हैं? बिना आंसर देखे मेरे साथ कैलकुलेट करिएगा। 120 lakhs प्लस 20 lakhs प्लस 140 lakhs प्लस 40 lakhs प्लस 40 lakhs प्लस 20 lakhs माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस 180 लाख। तो ये करीब करीब निकल के आएगा 180 लाख रुपीज़ की इफेक्टिव कैपिटल। कुमार लिमिटेड जो है हैज़ ओनली वन होल टाइम डायरेक्टर, मिस्टर एक्स। आपको जो है मैक्सिमम रेम्यूनरेशन बतानी है कितनी दे सकते हैं। पेड टू हिम इफ नो स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास एट द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। देखिए इफेक्टिव कैपिटल तो 180 निकली है, और उसके हिसाब से जो है 60 लाख रुपीज़ जो है वो दिया जा सकता है। ठीक है जी। तो ये आपके जो है इफेक्टिव कैपिटल कैसे निकालते हैं, और मैनेजरियल रेम्यूनरेशन प्रॉफिट के बेस पर और इफेक्टिव कैपिटल के बेस पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो मैंने आपको करवा दिया है। अब एक काम करते हैं, आरटीपी का क्वेश्चन देख लेते हैं। वैसे तो अभी नवंबर 20 की भी आरटीपी आ गई है। मैं आपके सामने नवंबर 20 की आरटीपी ओपन करता हूँ, ज़रा हम भी तो देखें क्या है इसमें। ये तो शुक्र है मैंने अभी चैप्टर डाउनलोड किया था आपको पढ़ाने के लिए, पहले से डाउनलोडेड नहीं था, अभी किया है डाउनलोड, जिससे दिखा रहा हूँ ना मैं। यहाँ पर क्या खिचड़ी बनाई हुई है भाई, मतलब चीज़ें हैं, मुश्किल हैं भाई, मुश्किल हैं। बट अगर वो 80-20 रूल लगाए ना, वो नहीं, वो वाला रूल नहीं कि 20% में से 80% आता है, वो वाला नहीं, 80% में से 80% आता है, तो 80% वाला रूल लगाए ना अगर, तो बहुत सही होगा। देखो कार्तिक लिमिटेड जो है वो नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी है, वन होल टाइम डायरेक्टर, ये तो चिपका दिया, अभी किया है वो तो कॉपी पेस्ट कर दिया अमाउंट चेंज करके। क्या करूं बताओ, मैं इसको दोबारा कैसे कराऊं? कॉपी पेस्ट कर दिया, और कुछ आता ही नहीं है कॉपी पेस्ट के अलावा। ये फिर वही कॉपी पेस्ट कर दिया अमाउंट चेंज करके। क्या करूं, अभी जो कराया है वही तो है, बस अमाउंट चेंज तो करी हुई है। ये देखो, ये देखो, ये वाला करा है ना इलस्ट्रेशन 1, ये आपका होमवर्क है, उसको करो आप। अमाउंट चेंज कर दे दिया, है ही नहीं कुछ, क्या करें अब, ऐश करो फिर, क्या कराऊँ, मेरे पास कराने के लिए कुछ है ही नहीं। फिर जो है डिविजिबल प्रॉफिट के बारे में बात है, डिविडेंड के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पर जो है आप देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 4 में क्या बताते हैं। ड्यू टू इनएडिक्वेसी ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर मार्च 22, 31 मार्च 22, इनएडिक्वेसी होने के बाद भी जो है डिक्लेयर करना चाहते हैं 10% का डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व। तो आपको पता होगा कि हम जनरल रिजर्व से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ascertain the amount that can be utilized from the general reserves according to the company declaration of dividend out of reserves rules 2014।
भाई 17,500 जो है वो आपके प्रेफरेंस शेयर हैं, ये इक्विटी शेयर हैं, ये जनरल रिजर्व ओपनिंग का आ रहा है, कैपिटल रिजर्व ओपनिंग का आ रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व ओपनिंग का आ रहा है, नेट प्रॉफिट भी 3 लाख रुपए का हुआ है। एवरेज रेट जो डिविडेंड की है वो 12% है। तो आप जो है डिविडेंड कितना दे सकते हैं बताइए भैया। जहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वहाँ पर उनको भी डिविडेंड देना होता है। तो इस बार का प्रॉफिट कितना है 3 लाख। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो डिविडेंड आप दे देंगे, उसके बाद भी कुछ पैसा और बच जाएगा नहीं क्या? इस साल के प्रॉफिट से आप डिविडेंड तो देंगे ही ना, तो पहले इस साल का प्रॉफिट यूज़ कर रहे हैं आप। हाँ, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देने के बाद भी कुछ पैसा यहाँ बच रहा है। और इक्विटी शेयर होल्डर को 80 लाख रुपीज़ पर जो 10% देना है, यानी फेस वैल्यू की जो 80 लाख रुपीज़ है उस पर 10% देना है, वो करीब करीब निकल रहा है आपका 8 लाख रुपीज़। वो करीब करीब आपका निकल रहा है 8 लाख रुपीज़। तो ये डिविडेंड आपको देना है। ये कहाँ से देंगे आप? इस बार के प्रॉफिट से देंगे? जी हाँ देंगे, बट इस बार के प्रॉफिट से पहले प्रेफरेंस वालों को पे कर दो ना। प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं वो, उनको पहले अलॉटमेंट होगी जी, उन्हें पहले दिया जाएगा। तो उनको दे दिया, बाकी इतना और प्रॉफिट बचा है 8 लाख में से इतना तो हम करेंट ईयर के प्रॉफिट से ही दे देंगे। तो रिजर्व से जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है 6,57,500। और क्योंकि पिछली बार का एवरेज जो है 3 साल का वो 12% है, तो उससे तो हम कम दे ही रहे हैं, तो कोई नुकसान नहीं है। पर जब भी आप डिविडेंड देते हैं तो उसमें कुछ कंडीशंस मीट करनी होती है। पहली कंडीशन तो ये है कि पिछले 3 बार के एवरेज से ज़्यादा नहीं होगा, वो नहीं है। दूसरा ये होता है कि 10% ऑफ शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं भैया 10% जो है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और जनरल रिजर्व 25 लाख रुपए के। तो शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व से 10% से ज़्यादा नहीं होगा, तो वो निकल कर आ रहा है 12,25,000। तो 10% ऑफ फ्री रिजर्व एंड शेयर कैपिटल जो है, जिसमें दोनों आएगा इक्विटी और प्रेफरेंस, तो शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व जो है उसका 10% ज़्यादा नहीं हो सकता, तो नहीं है। इसके अलावा ये जो हम बैलेंस निकाल रहे हैं जनरल रिजर्व से, ये निकालने के बाद भी ये बैलेंस कम से कम जो है शेयर कैपिटल का 15% तक बचना चाहिए। देखिए पेड अप शेयर कैपिटल का 15% तक इसमें बचना चाहिए, तो वो बच रहा है नहीं बच रहा वो हम देख रहे हैं। 80 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल, 17,50,000 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टोटल का 15% निकल कर आया 14 लाख समथिंग, आपके पास बच रहा है 18 लाख समथिंग। तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसके लिए आप डिक्लेयर कर सकते हैं और मतलब विड्रॉ कर सकते हैं 6,57,500 फॉर डिविडेंड फ्रॉम योर जनरल रिजर्व। सिमिलरली यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ 230 लाख वाला, तो इसमें करेक्शन है। ये आपका 4% कर देना इसको, यहाँ पे ना चेंज हो गया है, अमेंडमेंट आ गई है। आखिरी इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ। ये क्या है इलस्ट्रेशन? सॉल्यूशन है, इलस्ट्रेशन है। 31 मार्च 21 को एक्स लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर करा है 425 लाख रुपीज़ का 2021 ईयर का। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बन के निकला है 15% प्लस 12% प्लस, ये अब 4% होगा, करेक्शन कर लेना, 17.304% नहीं होगा। पहले मैं भी ये ले रहा था बट फिर मुझे ध्यान आया कि 4% हो गया है। और यहाँ पर आपको बताना है कैलकुलेट द ग्रॉसिंग अप ऑफ डिविडेंड एंड सेपरेटली डिस्क्लोज द चार्ज ऑफ डीडीटी इन नोट्स टू अकाउंट्स। ये कहते हैं अगर कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है 425 लैक्स, तो फिर आप इसको ऐसे लीजिए कि जो 425 लैक्स हैं, 425 लैक्स हैं, अरे भाई चल जा, 425 लैक्स हैं, अगर ये खुद ही 85 हैं तो 100 कितना होगा? देखिए डिविडेंड तो 15% का ही टैक्स लगता है ना, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जो अब तो हट गया है, पहले लगता था, तो आपके लिए एप्लीकेबल है, बाद में नहीं होगा। तो 425 डिवाइडेड बाई 85 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये बनकर निकलेगा 500। हाँ, जो आपका डिविडेंड का टैक्स निकला उस पर सरचार्ज एजुकेशन सेस और जोड़ते हैं। तो यहाँ से पता लग रहा है कि 75 लैक्स जो हैं, इसमें जो है 75 लैक्स जो है वो डिविडेंड के हैं, करेक्ट। इसमें अब 12% और जोड़ो, 75 में अगर मैं 12% और जोड़ दूँ तो आएगा 84, और उसमें अगर 4% और जोड़ दूँ
तो आएगा 87.36। मतलब यहाँ 3% ऐड करा हुआ है तो गलत है, 87.36 आएगा, ठीक कर लेना। तो नोट्स टू अकाउंट्स जो हैं आप देख सकते हैं कि आप ऐसे जो है इसको शो कर देंगे, भैया अदर करंट लाइबिलिटीज़ है, डिविडेंड जो डिक्लेयर करा है वो शेयर होल्डर्स को देना है और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स गवर्नमेंट को देना है, जो नेक्स्ट टाइम से अब नहीं लगेगा, ये हट चुका है, पुराने टाइम में आता था। इलस्ट्रेशन 5 से जो है फुल फ्लेज आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो गए हैं, जहाँ पर आपको शेड्यूल और नोट्स टू अकाउंट्स बनाने आएंगे। तो गिवन है, कुछ एडजस्टमेंट गिवन है, उसके बाद आपको फाइनल जो है कंपनी अकाउंट्स बनाने हैं। तो मैं आपको इसमें 2 या 3 में आपको कराऊंगा, कभी पूरा क्वेश्चन ऐसा आता नहीं है, छोटा ही क्वेश्चन आता है, इतना बड़ा तो आएगा तो 16 नंबर का बनेगा, वो कभी आता नहीं है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन बन जाता है एक, तो वही 8 नंबर का बन गया। तो फिर अब 16 नंबर का और देंगे तो फिर तो 24 नंबर का एक ही चैप्टर से हो गया, ऐसा नहीं आता है, राइट। फिर भी मैं आपको इसके 2 क्वेश्चन पूरे कराऊंगा डिटेल में, और बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, क्योंकि मैंने आपको पूरा तो स्क्रैच से सिखाया है ट्रायल बैलेंस से बनाना। तो अब 2 क्वेश्चन करेंगे तो आपका सफिशिएंट रहेगा कि हाँ सब कुछ हो गया है। और यहाँ पर कुछ इलस्ट्रेशंस और गिवन है, एग्जांपल्स गिवन है, इसको ज़रा देख लीजिए। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 21-22 अल्फा लिमिटेड ने नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करा है 24,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच वर इशूड एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। हाउएवर इसका सोर्स नहीं बताया। देखिए सोर्स बोनस शेयर का बताना ज़रूरी नहीं है, मैंने आपको बताया क्या सोर्स बताना होता है बोनस शेयर्स का, बोनस शेयर इशू करें ये फैक्ट बताना होता है। तो ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल 3 है ना, उसमें आपको बताना होता है, डिस्क्लोज करना होता है नोट्स टू अकाउंट्स में, फॉर द पीरियड ऑफ 5 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द बैलेंस शीट डेट द एग्रीगेट नंबर एंड क्लास ऑफ शेयर्स अलॉटेड एज फुल्ली पेड बोनस शेयर्स। शेड्यूल 3 में कहीं नहीं लिखा कि आपको ये बताना होगा कि कौन से सोर्स से जो है बोनस शेयर्स इशू करे गए हैं, राइट। तो इससे कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है मैनेजमेंट है लॉयल लिमिटेड की कंटेंट्स दैट द वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट वैल्यूड सिंस इट इज़ डिफिकल्ट टू असर्टेन द सेम इन व्यू ऑफ मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व्ड। दे ओपाइन दैट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वुड बी मोर और लेस द सेम। अकॉर्डिंगली द मैनेजर हैड नॉट सेपरेटली डिस्क्लोज्ड वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब इसको समझते हैं, शेड्यूल 3 क्या कहता है? क्या शेड्यूल 3 में वर्क इन प्रोग्रेस दिखाना जरूरी है क्या, बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड? नहीं, सिर्फ चेंज इन इन्वेंट्री आता है। आपको याद होगा पीएनएल जो बनाते हैं उसमें चेंज इन इन्वेंट्री आता है शेड्यूल 3 में। यहाँ पर देखिएगा, तभी मैं कह रहा हूँ ना आपको ये घोट कर पीना पड़ेगा, ये जो आपका पूरा स्टेटमेंट है ये घोट कर पीनी पड़ेगी कि अच्छा यहाँ पर आता है चेंज इन स्टॉक। मैंने कहा ना ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर देना, चेंज इन स्टॉक। ठीक है, ये कहते हैं कि ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग सेम है, तो उसका जो चेंज होगा वो लगभग 0 के करीब होगा, ज़्यादा मटेरियल नहीं होगा चेंज। उसको अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करा तो क्या गलत कर दिया। तो अगर कोई लाइन आइटम है ही नहीं तो उसे दिखाने की क्या ज़रूरत है, मत दिखाइए, ठीक है जी। इमटेरियल है तो इससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट खुल रहे हैं। कभी क्वेश्चन ऐसे आते नहीं है फिर भी पढ़ रहे हैं हम, ताकि समझ में आ जाए कि अच्छा कुछ ना कुछ क्लिक हो रहा है कि हाँ मैंने आपको बताया कि अगर कोई लाइन आइटम है ही नहीं तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे रिलेट करता है कि भैया चेंज जो है वो मोर और लेस सेम है, ओपनिंग क्लोजिंग तो माइनस करोगे तो चेंज नील के बराबर आएगा, तो इसलिए उन्होंने दिखाया नहीं है, शो ही नहीं करा है। ये रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व आ रहे हैं, कुछ एक्यूमुलेटेड लॉसेस भी आ रहे हैं जो कि उन्होंने डिस्क्लोज करे हैं अंडर द एसेट साइड। बताइए क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर इसका टोटल लगाएं रिजर्व एंड सरप्लस का तो ये करीब है आपका 90 + 60 150, 150 में 80 करोगे 230, तो 230 आपका रिजर्व है और 250 जो है पीएनएल का डेबिट बैलेंस है, और डेबिट बैलेंस यानी लॉस है। उस अकाउंट को आप यहाँ से एडजस्ट नहीं कर रहे बल्कि एसेट में दिखा रहे हैं, बाकी रिजर्व को आप रिजर्व में दिखा रहे हैं। ये जो शेड्यूल 3 है इसी की बात करते हैं हम। जो भी आपका पीएनएल का डेबिट बैलेंस है उसे रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव बैलेंस दिखाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझसे आर्टिकलशिप में क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में कि पीएनएल के डेबिट बैलेंस को कहाँ दिखाओगे। मैंने कहा डेबिट बैलेंस भले ही है बट एक तो है ना कि डेबिट बैलेंस जो है एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट बैलेंस को एसेट साइड पर दिखाएं। दूसरा आप
उसे लाइबिलिटी साइड ही दिखाएं बट एज अ नेगेटिव बैलेंस दिखाएं, तो बराबर हो गया। यहाँ पर दिखा रहे हैं तो ठीक है, यहाँ से लेस कर दिया तो भी बराबर आएगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 20 है, ठीक है, यहाँ पर 20 है, यहाँ 20 है और यहाँ पर भी 20 है, मतलब 30 है 30 है, ऐसे कुछ ले लीजिए, 50 और 50 आ रहा है। अगर आप यहाँ से 20 को यहाँ ले जाएं और नेगेटिव कर दें तो ये कितना आएगा 30, ये भी 30 आएगा, बराबर हो गया। बात समझ रहे हैं आप? तो जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है वो एक्चुअली में रिजर्व एंड सरप्लस हेड में ही नेगेटिव बैलेंस आना चाहिए, और रिजर्व एंड सरप्लस जो है 20 लाख से जो है नेगेटिव शो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सुमेधा लिमिटेड ने लोन लिया है बैंक से 10 लाख का टू बी सेटल्ड विद इन 5 ईयर्स, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म। 10 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट विथ इंटरेस्ट, 10 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 6 महीने से देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो है 30 सितंबर को देंगे 1 लाख की। डिटरमाइन हाउ द लोन विल बी क्लासिफाइड इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सुमेधा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 21 अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3। हाँ जी, तो आप यहाँ पर देखिएगा, ये 31 मार्च 21 की आप बैलेंस शीट अगर बना रहे हैं तो 31 मार्च 21 के बाद जो पहली इंस्टॉलमेंट है वो 30 सितंबर को आएगी, उसके बाद उसकी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 मार्च को आएगी। तो क्या हो गया, अगले साल जो इंस्टॉलमेंट आ रही है वो 2 इंस्टॉलमेंट आ रही है, यानी 2 लाख रुपए के बराबर। वो आपका क्या है, करंट लाइबिलिटी। और जो उसके बाद है 1 साल के बाद जो इंस्टॉलमेंट आने वाली है 8 इंस्टॉलमेंट, क्योंकि टोटल 10 इंस्टॉलमेंट है ना हाफ ईयरली की, हर साल 2-2 इंस्टॉलमेंट रहेगी हाफ ईयरली की, 6 महीने से 1-1 इंस्टॉलमेंट पे होगी, तो हर साल 2-2 इंस्टॉलमेंट होगी, ऐसे 10 इंस्टॉलमेंट है। तो अगले 2 इंस्टॉलमेंट तो करंट हो गई, और उसके बाद की 8 इंस्टॉलमेंट या 8 लाख रुपए जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग में आएगा। समझ गए आप? समझ गए? और शेड्यूल 3 में क्राइटेरिया भी दे रखा है, आप कैसे क्लासीफाई करेंगे कि लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म है या नहीं है। तो अगर वो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल में, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको यहाँ करवा रहा हूँ, अलग से नहीं कराया, सी फाइनल में होता है, दे तो रखा होता है इंटरमीडिएट में, ऐसे देने को तो बहुत कुछ है बट फाइनल में ज़्यादा आता है। तो आप इसको भी ज़रा समझिएगा कि करंट क्या होता है शेड्यूल 3 के हिसाब से, व्हाट इज़ करंट, व्हाट इज़ नॉन करंट। तो करंट का मतलब है कि अगर वो कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल जो है, ऑपरेटिंग यानी कि सामान लाए, उससे बनाया, बनाकर बेचा, बेचकर रियलाइज़ हुआ, माइनस जो सामान खरीदा उस पर भी आपने डिले किया होगा पेमेंट करने के लिए, तो उसे बोलते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन में दिया होगा, निकालना नहीं पड़ेगा, अगर होगा तो ऐसा आएगा नहीं वैसे। तो उस ऑपरेटिंग साइकिल में अगर आप अमाउंट को सेटल कर सकते हैं तो वो करंट है, या फिर आप उसे ट्रेडिंग के लिए रख रहे हैं, खरीद कर बेचने के लिए, तो भी है, तो भी वो शॉर्ट टर्म है, करंट है। जो रिपोर्टिंग डेट है जिस टाइम आप बैलेंस शीट बना रहे हैं उसके अगले 12 महीने में सेटल हो जाएगी, तो भी वो नॉन करंट है। और कंपनी के पास ऐसा अगर कोई अनकंडीशनल राइट उस पर नहीं है कि वो उसकी सेटलमेंट को डिले कर सकता है 12 महीने के बियॉन्ड, तब जाकर जो है उसे हम करंट बोलेंगे। क्या 4 कंडीशन है, कंपनी की जो ऑपरेटिंग साइकिल है, सामान को लाकर बेचकर सामान को उसका पैसा रियलाइज होना, वो जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसके विदिन अगर आपको वो लाइबिलिटी सेटल हो रही है, एसेट का पैसा रियलाइज हो रहा है, तो वो आपका करंट है। 12 महीने के विदिन हो रहा है तो भी करंट है, ट्रेडिंग के लिए है तो भी करंट है, और कंपनी के पास, प्रोवाइडेड कंपनी के पास ऐसा कोई राइट ना हो कि कंपनी उसकी पेमेंट 12 महीने से ज़्यादा डेफर कर सके और एक्सटेंड कर सके, वरना तो कंपनी एक्सटेंड करने का राइट अगर है तो फिर वो करंट में नहीं आएगा। तो ये कुछ चीज़ें थी यहाँ डिस्कस करी, रट्टा मत लगाने लग जाना, सिर्फ चीज़ों को समझना। और इसमें जो पीएनएल का डेबिट बैलेंस है उसे रिजर्व एंड सरप्लस में नेगेटिव शो करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट नॉन करंट क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी डिस्कस करा है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऑलरेडी कर चुके थे, उसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड में कैसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकालते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या होता है, एक क्वेश्चन आता है, जितना भी हमने आज डिस्कस करा उससे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। साथ ही में जो है उसके बाद जो डिटेल है उससे कभी पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम जो है 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जिसमें टोटल दे रखा है आपको पूरा का पूरा डेबिट क्रेडिट, और आपको पूरी बैलेंस शीट और शेड्यूल बनाना है। हालांकि तो मैंने आपको कंपनी का दिखा दिया है, बट ये भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, इससे देख लेंगे, और शेड्यूल के फॉर्मेट भी आपको याद हो जाएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन करते हैं, बाकी होमवर्क देता हूँ ये वाले में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय।